दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद लेना खबर है और खबर भी बहुत ही गर्मा गर्म है कि ईवान सदर से मुकबर पकड़ा गया। आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा सदर पाकिस्तान का ओहदा बाज़ाब्ता तौर पर दस्तूर पाकिस्तान के अंदर एक इदारे की हैसियत रखता है। उस इदारे के अंदर एक मुखबर मौजूद था जो अंदर की खबरें बाहर पहुंचाता था, और हसास इदारों ने इस मुखबर को ना सिर्फ तहवील में ले लिया है बल्कि इस मुखबर से अहम तरीन इंकशाफात भी हुए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ही जनाब आरिफ अलवी साहब का ईवान सदर में आखिरी दिन था, और आज ही ईवान सदर को दुनिया शूनिया देकर अर्के गुलाब से धुलाकर पाक साफ किया गया, और उसके नतीजे ये निकले हैं कि पहले दिन के अंदर पहली चोरी पहली चोरी हुई, पहला फा हो गया तो जनाब बंदा फड़ा गया, और जो बंदा फड़ा गया उसने ऐसे ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं जो मेरा ख्याल है कि कानून नाफज करने वाले इदारों और हसास इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। क्योंकि अगर आला तरीन इदारे के अंदर मौजूद आला तरीन शख्सियत अंदर की खबरें बाहर पहुंचाने के लिए किसी अंदर के बंदे का सहारा ले, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे की तरफ से शायद अपने ही ओथ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये मुखबर कौन था, ये किसके ईमा पर काम कर रहा था, कौन सी खबरें ये अंदर से बाहर लेके आ रहा था, और बाहर आकर ये खबरें किसके हवाले की जा रही थी और क्यों। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आजकल पॉलिटिकल इवेंट्स का टाइम है, और पॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर सबसे बड़ा इवेंट है जनाब सदर का इंतखाब, जो कल पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली और सेनेट में बैक वक्त होना है। और इस इंतखाब के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान को पोलिंग स्टेशंस का दर्जा देकर मुतल्लिका सूबे के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किया गया है, जबकि कौमी असम्बली में जो पोलिंग ऑफिस बनेगा उसको हेड करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और इसका मतलब यह है कि कल सदर का इंतखाब होगा, लेकिन सदर के इंतखाब से 12 घंटे कबल ही दूसरे सदारती उम्मीदवार जिन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का मुकाबला करना था, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की जाती है। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मरूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से एक दरखास्त दायर की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो कल होने वाले सदारती इंतखाब को रोकने का मुतालबा करते हैं, और वो ये इस्तदा करते हैं कि इस इंतखाब को रोक दिया जाए। कब तक? जब तक चंद नहीं चढ़ना पाए। अब आप अंदाजा लगाए कि वह चंद कौन सा चढ़ाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी 180 कौमी असम्बली में सीटें हों, 180 सीटों के अगेंस्ट हमें मखसूस नशिस्तें अलाट हों, वो मखसूस नशिस्तों और हमारे 180 अरकान ये हल्फ लें, हल्फ लेने के बाद सदारती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो, और फिर जनाब सदर का इंतखाब हो रहा है। दूसरा गल है को करना ली, ये सिचुएशन है यहाँ पर। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जब ये दरखास्त इस तरह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगी तो अगलों का हाथ ही निकलना, कहेंगे यार ऐसी किस पास से फंस गए हैं, कौन से काम है जो अब हमें करने वाले हैं। लिहाजा ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ अब मज़े का खेज होती चली जा रही है, बल्कि इसके कुछ और भी पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर यह मुतालबा उस मौके पर सामने आया है जब कौमी असम्बली के अंदर और चारों सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तें देने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया, और खाली रह जाने वाली सीटों को हुक्मरान इत्तेहाद और दीगर जमातों में तकसीम करने का फैसला किया गया। और फिर ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें, ये तकसीम भी कर दी गई। पंजाब में इस हवाले से डेवलपमेंट ये होती है कि पंजाब में ये दरख्वास्त यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर होने के बाद, अभी फिक्स होने से पहले, दरख्वास्त होने के बाद और फिक्स होने से पहले ही ये जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली है, इससे कमाल होशियारी से जनाब बलीगुर रहमान साहब की कारगुजारी के नतीजे में हल्फ ले लिया गया। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि सिंध असम्बली में भी हल्फ ले लिया गया। तीसरी डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब कौमी असम्बली में भी जनाब सरदार अयाज सादिक साहब ने हल्फ ले लिया। 4 मखसूस नशिस्तों पर जो लोग मुंतखब हुए हैं
उनके। और इस मौके पर जनाब उमर अयूब खान साहब, जो अपने आप को लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, हालांकि इस वक्त खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 कैंडिडेट्स हैं जो ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि अडयाला जेल जाकर इमरान खान के सामने एक दूसरे के नंबर काटने की इस वक्त जस्तुजू में है। शेर अफजल मिर्वत साहब कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन होने की हैसियत से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जनाब जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुझे लगना चाहिए। जबकि उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि मैंने चूंकि वजीर आजम का इंतखाब लड़ा है लिहाजा इमरान खान के नजदीक लीडर ऑफ द अपोजिशन मैं हूं। और फिर उस चक्कर के अंदर दोनों लोग अपने अपने वकीलों के जरिए अडयाला जेल पहुंचकर इमरान खान साहब से अपने अपने हक के अंदर जो फैसला लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। जनाब उमर अयूब खान साहब ने आज हल्फ लेने के इस अमल की भी तनकीद की है। इसके ऊपर उन्होंने इतराज़ उठाया है, शदीद एहतजाज किया है और उनका ये कहना है कि अरकान ने आज कौमी असम्बली में गैर आईनी तौर पर हल्फ उठाया है और स्पीकर की तरफ से गैर आईनी तौर पर हल्फ लेना तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आता है। उनका ये कहना है कि जनाब चूंकि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना मौजूद है लिहाजा इस मौके पर ये हल्फ लेना जो है वो गैर आईनी है और 13 मार्च तक जो है वो स्टे ऑर्डर है जनाब ये जो है हमारे पेशावर हाई कोर्ट उनकी तरफ से। अब इस सारी सिनेरियो के अंदर हो रहा है कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आज ईवान सदर को खाली कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि ईवान सदर में जो असरात हैं, देखें कोई भी बंदा अगर किसी भी इदारे को हेड करता है तो वहाँ पर 4 लोग उसकी पसंद के होते हैं, 4 लोग उसकी मुखालफत में होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, यसर करते हैं, वापस चले जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बाज़ाब्ता मुखालफत पर आमादा होते हैं। वो तमाम लोग जो दिल के करीब हो जाते हैं, जो आपके एजेंडाज के अंदर आपके मौवन साबित होते हैं, वो आपकी आंख का तारा होते हैं और आप ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हैं। अब सदर के ओहदे के ऊपर जो भी बंदा मौजूद हो उसकी खसलत भी तो ऐसी ही होगी ना, खसलतें तो नहीं बदल सकती। लिहाजा एक ऐसी शख्सियत को आरिफ अलवी साहब के करीब होने का मौका मिल गया जिसके जरिए आरिफ अलवी साहब ने बहुत ही ज्यादा खेल खेले और ईवान सदर में होने वाली मुलाकातें, उन मुलाकातों के कंटेंट, कौन किससे मिलने आया था, कब मिलने आया था, किससे मुलाकात हुई, कहां कहां पर हुई, इस मुलाकात के अंदर कौन कौन शरीक थे, चाय के लिए कौन गया था, कौन बैठा था, इसके ऊपर कौन सी गुफ्तगू हुई थी, किसका फोन आया था, ये वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हैं खास तौर पर ईवान सदर से जो इस मुखबर जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज में किया के जरिए बाहर जाती रही। और ये जो सारी की सारी मालूमात हैं वो खुद ईवान सदर में मौजूद आला तरीन शख्सियत यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की हदायत के ऊपर की जाती रही। ईवान सदर के इस एहलकार ने जनाब आरिफ अलवी साहब के ईमा पर, उनके कहने पर, उनकी इजाजत के साथ ईवान सदर में होने वाली मुलाकातों की डिटेल्स बाहर जाकर मीडिया को लीक की और खासतौर पर उन लोगों को लीक की जो एजेंडा के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को लेकर आगे चल रहे थे। और ना सिर्फ वो आगे लेके इस मौक़िफ़ को चल रहे थे बल्कि यहाँ पर वीलॉग्स के ज़रिए अपनी और अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए जो हुकूमत थी उसके रास्ते में रोड़े भी अटका रहे थे। ये वीलॉगर्स सिर्फ पाकिस्तान के नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के बाहर थे, बल्कि वो वीलॉगर्स भी इसमें शामिल थे, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और हैदर मेहदी जैसे, जिनसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी डिस्टेंस इख्तियार कर रही है और बरमला इस बात का इजहार करी है कि हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं। अब समझ में आ रहा है कि अचानक ये जो डिस्टेंस है ये क्यों इख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि ये शख्स जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इसकी तलाश थी बहुत अरसे से और हसास इदारे इसके पीछे थे, क्योंकि ये इतला तो आपको पता है ढक छुप नहीं सकती कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है। लिहाजा ये इंफॉर्मेशन को किसी न किसी तरीके पर जो है ना वो अपने पास रखना जरूरी होता है। अब ये भेद खुल गया, फिर इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये जो अंदर की बातें बाहर आती थी ना सिर्फ यहाँ पे आती थी बल्कि उनमें से कुछ बातें बजरिया मुख्तलिफ लोगों के वो अडयाला जेल में भी पहुंचाई जाती थी। अब जहाँ तक अडयाला जेल का मामला है तो हुक्काम को बहुत अरसे से इस बात का शुबा है
کہ اڈیالہ جیل سے کچھ انفارمیشنز ہیں جو باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں تک پہنچتی ہیں، اور اس حوالے سے کچھ ایسی انفارمیشنز بھی ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی کچھ واٹس ایپ نمبرز کے اوپر یہاں سے جو میسیجز ہیں اڈیالہ جیل سے وہ باہر جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کچھ لوگوں نے کہا یہ مانا تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے واٹس ایپ میسیج دیکھے ہیں جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بھجوائے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک بذریعہ ایوان صدر اس مخبر کے کچھ انفارمیشن باہر آتی تھی، اس کے بعد وہ انفارمیشن آگے کسی اور بندے کے پاس جاتی تھی، پی ٹی آئی کے وکلاء کے پاس جاتی تھی، علی ظفر کے پاس جاتی ہوگی، شعیب شاہین کے، شیر افضل مروت کے، وٹ ایور، اور پھر ان کے ذریعے وہ انفارمیشن جاتی تھی اندر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر ممکنہ طور پر جیل میں عمران خان کے پاس ایسی کوئی ڈیوائس، کوئی موبائل فون، کوئی سیل فون یا کچھ اور ایسا جنتر منتر جس کے ذریعے عمران خان صاحب وہ انفارمیشن کی بیس پر اپنا نیٹ ورک کو آرگنائز کرتے تھے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کے سیل کے اندر ہی موبائل ڈیوائس موجود ہو، اس بات کے بھی امکانات موجود ہو سکتے ہیں کہ وہاں پر جو سیکورٹی پر مامور لوگ ہیں، عمران خان صاحب کے لیے جو روٹی لے کے آ رہا ہے، عمران خان صاحب سے جو ملنے آ رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر جیل میں اگر منشیات جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تمام چیزیں جا سکتی ہیں، تو ایک معمولی موبائل فون کا وہاں تک پہنچنا کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا، لہٰذا ان اطلاعات اور ان انکشافات کے بعد اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سیل کی جو ہے وہ نہ صرف تلاشی لی گئی بلکہ وہاں سے ایک ڈیوائس کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی جو نہیں ملی۔ اس کے بعد اس بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کی نگرانی پر مامور عملے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے جو مشقت پر مامور لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، کچھ نیا اس حوالے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عادل راجہ صاحب تک یہ تمام چیزیں پہنچائی جاتی تھیں، عادل راجہ صاحب اس کے اوپر ویلاگز کرتے تھے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس بندے کی گرفتاری کے بعد یہ جو نیٹ ورک ہے یہ ٹوٹ گیا، اور اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے کہ جناب اگر یہ بات عادل راجہ تک چلی جاتی ہے یا عادل راجہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو ان تک پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کریٹ ہوں گی، لہٰذا ایک سوچے سمجھے پری پلانڈ ایکٹیویٹی کے تحت عادل راجہ سے ڈسٹنس اختیار کیا گیا، ان سے دوری اختیار کی گئی، ان کو وطن دشمن ڈکلیئر کیا گیا تاکہ کل اگر عادل راجہ کی طرف سے فائر بیک ہو، عادل راجہ کی طرف سے اس لیڈر یعنی اسد قیصر، شیر افضل مروت، شہباز گل یا کسی اور کے بارے میں کوئی چیز سامنے آئے تو اس بات سے پہلے ہی پری ایمپٹیو طور پر اس چیز کو کہہ دیا جائے کہ جناب ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ وطن دشمن ہے، یہ ڈیپ فیک ہے، جناب یہ فوٹو شاپ چیزیں ہیں، یہ جو ٹویٹ ہیں یہ بھی غلط ہیں، یہ جو واٹس ایپ میسیجز ہیں یہ بھی غلط ہیں، اس طریقے کی چیزیں سامنے آنے کا امکان تھا، لہٰذا اسے پہلے ہی پریس کانفرنس کر لی گئی اور جو ہے ڈسٹنس اختیار کر لیا گیا۔ لیکن وہ جو عادل راجہ صاحب ہیں وہ ان سے بھی 1.5 شانے ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا حیدر مہدی کے ساتھ ایک ویلاگ کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اپنے حالیہ ایک ویلاگ میں کہ جناب مجھے مجبور نہ کریں، ادروائز میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو اور میسیجز کے تبادلے اور وائس نوٹس پبلک میں شیئر کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب کے ساتھ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی رابطے میں تھے اور جیل میں ہونے سے پہلے بھی رابطے میں تھے، اور اس ایک ٹویٹ نے یا ان کی طرف سے دیے جانے والی اس ایک صورتحال نے بہت ہی زیادہ گھمبیر صورتحال پیدا کر دی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ جناب یہ والی جو کہانی اب شروع ہوئی ہے عارف علوی صاحب کے حوالے سے یہ جلدی کہیں رکنے والی نہیں۔ دوسری ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ، میں نے کل آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو ممکنہ طور پر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے یا جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پر یا پاکستان کے سفیر کے طور پر امریکہ میں۔ ایک اعلیٰ ترین سورس نے اور ایک اہم ترین ویل پلیسڈ شخصیت نے اس حوالے سے وضاحت کی ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی چیز ابھی زیر غور نہیں ہے، اور نہ ہی فیوچر کے اندر اس بات کا امکان ہے
کہ ان کو NSA میں لگایا جائے یا ان کو جو ہے نا امریکہ بھجوایا جائے، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ ابھی زیر غور ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کیا گیا ہے. یہ تمام اسپیکولیشن ہے. لہٰذا یہ ایک جرنلسٹک اصول ہے کہ اگر دوسری طرف سے بھی کسی طرح کی کوئی انفارمیشن آئے تو اس کو بھی شیئر کیا جائے، اور ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ میں نے ایز اٹ از آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یقینی طور پر نہیں ہوگی. تو میں یہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں جو ہے وہ اس کو واپس لیتا ہوں. یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آنے والے حالات کیا ہو سکتے ہیں یہ ابھی پردہ سیمی میں کچھ دیر بعد ہی پتہ چلے گا کہ جناب اب کون سا کریکٹر جو ہے وہ اس ہماری سیاسی منظرنامے پر وقوع پذیر ہوگا. کیونکہ جس طریقے سے چیزیں تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں، مخبر بھی سامنے آ گیا ہے، تو پھر کوئی نئی چیزیں ڈیولپ ہوں گی، دیکھتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.